Jai Hind, Jai Hind, everyone. A very inspirational and a very motivational Jai Hind to each and everybody who were waiting for my session desperately and passionately. Finally, the initiative that we have taken, ठीक है, it is not just a revolution, it's a cyclonic revolution. Already जिसका जिक्र हमने already कर दिया है, जिसका teaser, ट्रेलर, जो भी कहना है आप कह सकते हो वो ऑलरेडी आ चुका है. दिस इज द टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन. इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि भैया हमने ये वाला बैच ले लिया, हमको समझ में वहाँ पर नहीं आ रहा है. भैया हम लोग लेट हो गए, हमारी तैयारी अभी तक नहीं हुई है. भैया इतने सारे पैसे डाल दिए, कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब भी हमको समझ में नहीं आ रहा है. हमारे इवन एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहा है. आपने कितने हजार में आपका कितना बैच लिया, ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन लिया, कोई मतलब नहीं है. द साइक्लोनिक रेवोल्यूशन दैट योर कपिल भैया हैज टेकन, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस फॉर फ्री कराने वाले हैं फॉर एनडीए 2025. आप सिर्फ एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, मगर इतने बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया नंबर से आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करने वाले हो इस पूरी सीरीज ऑफ सेशन को कंप्लीट करने के बाद कि आपको कोई भी मेरिट आउट नहीं कर सकता इफ यू आर मेडिकली फिट एंड इफ यू आर क्लियर विद द एसएसबी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है जिसका नाम है, हमारा ओवरऑल जो बैच है जिसका नाम है एकलव्य बैच. आज का जो सेशन का टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी करवाऊंगा. नहीं भाई, जितना भी जीईटी का जो सिलेबस है ना, पूरा मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ. बट वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू, ठीक है, पहली चीज कॉन्फिडेंस इन यू एंड सेकेंडली फेथ ऑन मी. खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे. पूरा शेड्यूल, वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा, सारी चीजें यहाँ पर आपके फेवर में होने वाली है. So this is Kapil Gaur, your GET educator. I really incredibly, exceptionally embellish your presence on our platform Roar NDA. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवाबाजी में पूरा सेशन चला दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया. नहीं, एक स्ट्रैटेजिक मैनर में, एक कंप्लीट प्लान मैनर में सारी चीजें आपको बताने वाले हैं. यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स इस सेशन में कवर होने वाले हैं, यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, गैलेक्सी, स्टार्स, ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये कंप्लीट करेंगे. आपको ऐसा लग रहा होगा इन टॉपिक्स में है ही क्या यार, दिस इज नॉट सीबीएसई, दिस इज नॉट आईसीएसई, दैट आई ऑलवेज से दिस इज यूपीएससी एनडीए. ठीक है, जहां पर आपका जो नॉलेज है एकदम बढ़िया लेवल का होना चाहिए. जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं ना, भाई फट जाती है. रियल में यहाँ पर डीपली नॉलेज चाहिए, डीपली प्रैक्टिस चाहिए. एंड एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यू हैव नेवर एवर हैड सच एन इनक्रेडिबल सेशन बिफोर दिस ऑन दीज टॉपिक्स. जितनी भी चीजें यहाँ पर कराने वाला हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मैं कंसेप्ट कराऊंगा, ना सिर्फ आपको थ्योरी कराऊंगा, बट ना सिर्फ एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सीडीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. इसके बाद भी और भी कुछ एडिशनली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सभी को पता है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे छपे हुए दिखते हैं पेपर में जब भी यहाँ पर जीएटी का पेपर दिखता है. तो मेरे को पता है यार, यू आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश. जो भी चीजें होंगी एक डायरेक्ट मैनर में फॉलो करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी कैंडिड, विल बी वेरी ब्लंट. आई जस्ट वॉन्ट अ कंप्लीट जोश फ्रॉम योर साइड. ठीक है, बस कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, सारी चीजें फॉलो करना. सो जेंटलमैन, दिस टाइम टू बिगिन द सेशन. तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, अपन ज्योग्राफी एम कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक है, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, एंड वाटर मतलब कि हाइड्रोस्फीयर. जो अपना लिथोस्फीयर है जिसमें लैंड आता है, उसकी स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं. दूसरा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसकी स्टडी को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं. थर्डली जो ओशन होती है, उसकी स्टडी, जो हाइड्रोस्फीयर है, उसकी स्टडी को हम लोग ओशनोग्राफी बोलते हैं. ये हम पूरे के जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अर्थ का स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग बात करते हैं. इसी के बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंप्लीट करवा देता हूँ. कोई अलग से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करवाता हूँ. 2 या 3 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा. डोंट वरी अबाउट दैट, कंप्लीट करवा दूंगा. इन चीजों का जब हमारी कंट्री के ऊपर, हमारे प्यारे भारत के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी. इसको अपन बाद में कंप्लीट कर रहे होंगे. दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट जियोमॉर्फोलॉजी. कोई भी एनसीईआरटी, पाथफाइंडर, अदर रिफ्रेशर, कोई भी आपको देखने की जरूरत नहीं है. कोई अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. रटने, याद करने का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट एंजॉय द सीरीज एंड टेक पार्ट इन इट. ये पूरा का पूरा सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी का. आप सभी को मैं बता दूं, दिस इज द इंडेक्स. ठीक है, कुछ भी 5 सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे. और इस बार हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पार्ट में नहीं चल रहे हैं. टॉपिक के ऊपर हमारा एम्फेसिस होगा. हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, डोंट वरी. सारी चीजें टाइमली मैं आपको कवर करवाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जो हमारा टॉपिक है आज, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. पहली चीज है यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? सारी चीजें जो हमारे आसपास दिख रही हैं वो सारी यूनिवर्स है. मतलब टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. यूनिवर्स मींस एवरीथिंग, सारी चीजें. जितनी भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. आप सभी को पता है. ठीक है, मल्टीपल प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं. और ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कम टुगेदर एंड दे फॉर्म यूनिवर्स. और यूनिवर्स पूरा बनता है, और यूनिवर्स में सारी चीजें आती हैं. यूनिवर्स मींस एवरीथिंग.
अब यूनिवर्स में क्या होती है, कैलेस्टियल बॉडीज होती है। जो कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, जैसे आपने नाम सुना, जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, जैसे स्टार्स, सन, अर्थ, डस्ट, कॉमेट्स, ये एस्टेरॉइड्स, ये जितने भी नाम है ना, दे कम अंडर कैलेस्टियल बॉडीज, इनको कैलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अब यूनिवर्स तो जान लिया, इसका मतलब क्या होता है, ये कोई आपसे यूपीएससी इंडी में पूछेगा तो नहीं, मगर इसके ओरिजिन की जो थ्योरी है, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, सीडीएस में भी पूछा है, एनडी में भी पूछा है। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बना कैसे है, ये बना है एक एक्सप्लोजन के कारण, एक ब्लास्ट के कारण, जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये क्या थ्योरी, मैं आपको बताता हूं। पहले ना जितना भी अर्थ का मास है, इट वॉज एक्यूमुलेटेड इन अ टाइनी बॉल। ठीक है, एक पतली सी बॉल थी, उसमें पूरा मास कंसंट्रेटेड था। पतली बॉल है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा, और ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा क्योंकि छोटी बॉल थी। जब ये बॉल का एक्सप्लोजन हुआ, जब ये बॉल फटी ना, तो यहां पर क्या बना, हमारा यूनिवर्स बना। और आज भी ये एक्सपांड होते जा रही है, आज भी एक्सपांड होते जा रही है। जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अपन बोलते हैं हमारा यूनिवर्स एक्सपांड होते जा रहा है। इतना तो समझ में आ गया ऊपर ऊपर, मगर जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में छपा आएगा वो क्यों ना पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। सो बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ऐसा है, कोई ऐसी वैलिड चीज विच इज वर्थ डिस्कसिंग, जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, डिबेट करी जा सकती है, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है ये। इसका जो पहला एविडेंस है, पहला सबूत बिग बैंग थ्योरी का, विच वाज गिवन बाय एडविन हबल। किसने दिया था? एडविन हबल। और ये जो पूरी थ्योरी, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमाइटर। किसने दी थी? जॉर्ज लेमाइटर ने। जैसा कि अभी मैंने बताया, सारा मैटर इट वाज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइनी बॉल, एक पतली सी बॉल थी, है ना, एक तरीके से एक एटम जिसका बहुत इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, मगर छोटा सा वॉल्यूम है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत है, डेंसिटी बहुत है, मगर एक छोटा सा वॉल्यूम है। ये जो पतली सी बॉल है, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले फूटी, ये फटी, ब्लास्ट हुई, और इसका जो एक्सपांशन है ना, ये आज भी चल रहा है। और जो पहला एटम बना था, ये 3 मिनट में बन गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट में बन के तैयार हो गया था। यहां पर 2 डिफरेंस है, एक अर्ली यूनिवर्स और अभी का यूनिवर्स, मतलब 2 प्रकार के यूनिवर्स है। जो अर्ली यूनिवर्स था, ये काफी डेंस था, ठीक है, काफी गाढ़ा था, ठीक है, काफी थिक था। मगर जो अभी का यूनिवर्स है, इट इज ट्रांसपेरेंट। ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको बलून्स दिख रहे हैं। जो अर्ली यूनिवर्स है, आप मानकर चलो ये पिंक वाला है, तो यहां पर ये गैलेक्सी बनी हुई है। ठीक है, ये गैलेक्सी बनी हुई, यू कैन सी, यहां पर गैलेक्सी बनते हुए आपको दिख रही है। ये था कौन सा? अर्ली यूनिवर्स। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, ये था अर्ली। ठीक है, मगर अभी जो प्रेजेंट के स्टेट में आपको दिखेगा ना, इसमें जो आपको गैलेक्सी दिखेंगी, वो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, एक ये है। सर यहां पर तो द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज ये बढ़ गया। हाँ जी, तो इसलिए तो ये ट्रांसपेरेंट है। आपका यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स ही बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कम टुगेदर टू फॉर्म यूनिवर्स। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपको? बिल्कुल सर, क्लियर हुआ। सो व्हाई डोंट वी एग्जीक्यूट अवर कंसेप्ट? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। Which one of the following hypothesis or theory explains the universe of origin of universe? कौन सी थ्योरी ने यूनिवर्स का ओरिजिन बताया था? भैया अभी आपने पढ़ाया बिग बैंग थ्योरी, यहां पर बैंड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बैंड तो आपने इसका बजा दिया है, बिग बैंग थ्योरी का, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सर ये नेबुलर हाइपोथेसिस और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या होता है? जस्ट 2 मिनट रुक जा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीडीएस का क्वेश्चन है 2008 के 2 वाले में, हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी? पहला एविडेंस किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी का? सभी को पता है यार, जॉर्ज लेमाइटर ने तो पूरी थ्योरी दी थी, मगर एविडेंस की बात करेंगे तो एडविन हबल जो भैया थे, जिन्होंने हमको बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस दिया था पहली बार। सीडीएस 2 2017 में यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, बिग बैंग थ्योरी को क्या कहा जाता है? आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड कर रहा है, बिकॉज ऑफ व्हिच वी कॉल द बिग बैंग थ्योरी एज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो, सीडीएस 1 2025 का क्वेश्चन है, जहां पर पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट? कौन सी चीज सही है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब ऊपर क्वेश्चन करा, हाँ जी, इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स दैट स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। जो गैलेक्सी, ये दर्शाती है कि गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है, जैसे ये है गैलेक्सी 1, ये है गैलेक्सी 2, इनके बीच का जो स्पेस है, इट इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। बिल्कुल, क्या गलत है? बिल्कुल सही है। यहां पर तीसरा बोल रहा था, इट स्टेट्स दैट गैलेक्सीज देमसेल्व्स आर एक्सपैंड। अरे ये क्या बात हुई? गैलेक्सी खुद एक्सपांड नहीं हो रही है, ठीक है, गैलेक्सीज खुद एक्सपांड नहीं हो रही, उन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, ट्राई टू मेंटेन द स्पिरिट यू आर हैविंग राइट नाउ टिल द एंड ऑफ द सेशन। आई मेक श्योर यू गाइस द
bold voice I am having right now, I will try to continue till the end of the session. I am not like those ordinary educator जो आए पढ़ाकर चले गए, आपको पता भी नहीं चला आपने क्या करा, आपने क्या नहीं करा. You are a defense aspirant, I am a defense educator. I know how to maintain the bloody जोश to my session. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर भाई गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पानी वगैरह लेकर बैठना, मैं अभी बोल रहा हूँ. ठीक है, पानी वगैरह लेकर बैठना, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठना, लेटे लेटे मत पढ़ना, प्रॉपर टेबल चेयर पर पढ़ना, हर बार मैं बोलता हूँ. ठीक है, ट्राई टू हैव वाटर विद यू दीज डेज. ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. ठीक है, नीचे का तो ठीक है मैं आपको समझाऊंगा, सबसे जरूरी बात, इट वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस? इमैनुअल कांत ने दी थी. इमैनुअल कांत ने इसको क्या करा था? प्रपोज करा था, मतलब बनाया था, फैब्रिकेट करा था. सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांत. इसको रिवाइज किसने करा था? इसको रिवाइज दोबारा कुछ नए एडिशन लेकर आते हैं, वो पियरी लैप्लेस ने करा था. यहाँ आधा नाम दिया है मैंने लैप्लेस. तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस? मेरी बात ध्यान से सुनना. ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना. पानी पी लूं थोड़ा सा. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं पानी भी आप नहीं पीने दोगे. चलो जल ग्रहण कर लेता हूं. या ठीक है, ग्लास में पानी है, रम नहीं. एंड माय स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं. इस घटिया शायरी के लिए कोई भी ताली नहीं बजाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके फॉर्मेशन और उसके ओरिजिन के बारे में बात करता है. ठीक है, पहली चीज क्लियर है, मगर कैसे? पहली चीज देखो, मैं एकदम डायरेक्टली आपको बता रहा हूं. ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलता है यार, सबसे पहले ना एक बड़ा सा क्लाउड बना था गैस का, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबुला. ठीक है, एक गैस का क्लाउड बना. ठीक है, ये गैस का क्या हुआ? क्लाउड बना. इसको हमने नाम दे दिया नेबुला. ओके सर, यहाँ पर नेबुला बन गया, मगर ये बना कैसे? ये बना मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के मतलब गैसेस से. हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से यहाँ पर एक क्लाउड बना जिसका नाम है नेबुला. ठीक है, नेबुला बन गया सर. ठीक है, नेबुला बन गया. अब नेबुलर हाइपोथेसिस नेबुला आएगा ही आएगा उसके नाम में ही. फिर यहाँ पर क्या हुआ? एक सम एक्सटर्नल फोर्स like nearby supernova explosion caused the cloud to collapse under its own gravity. मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी की वजह से, खुद की ग्रेविटी की वजह से, मतलब नेबुला की खुद की ग्रेविटी की वजह से ये जो नेबुला है ना ये टूट गया. ठीक है, यहां पर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये जो नेबुला है ना ये क्या हो गया? कोलैप्स हो गया. इट हैज गॉटन कोलैप्स्ड. ठीक है, ये कोलैप्स्ड हो गया. ठीक है, अब जब कोलैप्स हुआ ना, जैसे ही नेबुला टूटा, ये क्या करने लगा? स्पिन होने लगा, मतलब घूमने लगा, फ्लैट होने लगा, मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगा. तो नेबुला गैस लाइक स्ट्रक्चर था. सुनना ध्यान से. अभी तो नेबुला क्या था? एक मतलब क्लाउड, जो बादल थे हाइड्रोजन और हीलियम से बन रहे थे, वो टूट गए. टूट गए तो अब क्या हुआ? फ्लैट बन गए, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर बन गए. अब काफी ज्यादा गर्म हो गए और डेंस हो गए. दे हैव बिकम क्वाइट हॉट एंड डेंस. अब क्या हुआ? द मटेरियल एट द सेंटर, जो सेंटर में मटेरियल प्रेजेंट है, उसने एक प्रोटोस्टार बनाया. प्रोटोस्टार बनाया विच इवेंचुअली इग्नाइटेड न्यूक्लियर फ्यूजन बिकेम द सन. जो कि आगे चल के जिसने न्यूक्लियर फ्यूजन कराया और क्या बन गया? सन बन गया. जैसा कि आप सभी को पता है, सन से हमको क्या मिलती है? रेडिएशन. वो किस प्रोसेस की वजह से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आती है. अब यहां पर सुनना, जो प्रोटोस्टार है, प्रोटोस्टार लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार. यहां पर समझ, नियरेस्ट स्टार जिसको बोलते हैं सन. सन सबसे हमारा करीबी स्टार है. तो याद रखना, प्रोटोस्टार एक ऐसी चीज है जिसने सन को बनाया अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस. सर इतना समझ में आ गया. अब प्लैनेट, हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सोलर सिस्टम. नेबुलर हाइपोथेसिस डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट सोलर सिस्टम. सो व्हाई यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट सन? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट प्लैनेट? बिल्कुल बात करते हैं. सो इन द सराउंडिंग डिस्क, वो जो घूम रही थी ना डिस्क, डस्ट के पार्टिकल और आइस के पार्टिकल्स एक साथ फंसे, उन्होंने क्या बनाया? प्लैनेटेसिमल. अब उन्होंने बनाया, पहले बनाया प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से बना सन. अब बनाया प्लैनेटेसिमल. प्लैनेटेसिमल से क्या बनेंगे? अलग अलग प्लैनेट, मून एंड एस्टेरॉइड्स. बात खत्म. एक बार दोबारा बताता हूं. ठीक है, फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली. ध्यान से सुनना है ना, पूरा फोकस यहां पर लगा देना. याद करवा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी जान. पहले यहां पर क्या बना? पहले बना नेबुला. ठीक है, पहले बना नेबुला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड. ठीक है, एक क्लाउड है, क्लाउड ऑफ डस्ट, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम आपको देखने को मिलेगा. ये जो नेबुला है ये क्या कर गया? कोलैप्स कर गया. जब ये कोलैप्स करा तो इसने डिस्क बनाई, है ना. इसने क्या बनाई? डिस्क बनाई, एक फ्लैट डिस्क बनाई. डिस्क बनाने के बाद इसने बनाया प्रोटोस्टार. ठीक है, एक प्रोटोस्टार, और बाद में बनाया प्लैनेटेसिमल. प्लैनेटेसिमल. तो ये जो प्रोटोस्टार है, इस प्रोटोस्टार को बोलेंगे सन, और यहां पर जो प्लैनेटेसिमल बना इसको आप लोग क्या बोलोगे? प्लैनेट्स. दिस इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत एंड रिवाइज्ड बाय लैप्लेस.
इतना बढ़िया बताया क्या? अरे भैया ये तो आपने बता दिया, जरा सवाल करा दो। अरे बिल्कुल कराते, CDS 2022 रिसेंटली। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, CDS का मैथ्स NDA से कंपैरेटिवली इजी है, मगर CDS की GS जो है ना भाई हवा खोल देती है ना। आप किसी से भी पूछ लेना, जो CDS की GS है ना वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। यदि आप ये अनप्रेडिक्टेबल सवाल कर पा रहे हो ना, तो NDA के जो सवाल आएंगे ना उनको करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेबुलर हाइपोथेसिस ट्राई टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। हाँ जी भाई, नेबुलर हाइपोथेसिस ने सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ही बताया, बिल्कुल बताया है। बिग बैंग थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स का ओरिजिन बताया। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय लिमाइटर, नहीं भाई, इट वाज, ऐसा माना जाता है, इट वाज पोस्टुलेटेड, कभी भी आया ना इट वाज पोस्टुलेटेड बाय तो कर देना एडविन हबल। ठीक है, इट वाज पोस्टुलेटेड बाय एडविन हबल, जो बोल रहा हूं वो समझना, इट वाज पोस्टुलेटेड बाय एडविन हबल नॉट जॉर्ज लिमाइटर। ठीक है, गिवन होता तो वो करते। 1 और 2 हमारा कौन सा सही है? रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, 1 और 2 तो है ही नहीं। वेट 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 वेट, सारे सही है भाई। ठीक है, मेरे को लगा स्पेसिफिक वाली कंडीशन आ गई। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय लिमाइटर, नो इशू, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारी की सारी सही है। ठीक है, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लिमाइटर, पोस्टुलेटेड मतलब वही है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हो जैसे अभी मैंने करा। ठीक है, सो दैट आपका आंसर सही हो हमेशा। पहले एलिमिनेशन करा करो, फिर आगे देखा करो कि स्टेटमेंट्स क्या बोल रही है। यहाँ पर CDS 1 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसीडर्स दैट द प्लैनेट आर फाउंड आउट ऑफ अ क्लाउड, मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस ये कंसीडर करती है कि जो प्लैनेट है क्लाउड से मिलकर बने हुए हैं, ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ स्लोली रोटेटिंग यूथफुल सन, बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है, जो कि काय से एक स्लोली रोटेटिंग यूथफुल सन से मिलकर बनी हुई है। ये डिस्क के बारे में बात कर रहा है, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्क। और नेबुलर हाइपोथेसिस एक्चुअली में यहाँ पर जो प्लैनेट है क्लाउड की वजह से बना है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, बिग बैंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज द एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इतने सवाल प्रैक्टिस करवा दिए ना, मेरे को नहीं लगता कहीं भी तुम्हारे को डाउट हो। अब आखिरी थ्योरी आती है, इसके बाद मजेदार चीजें आएंगी, बस आखिरी थ्योरी पढ़ लो। इसमें बस पूछेगा किसने दी है ये, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय चैम्बरलिन और मोल्टन, बस इतना याद रखो। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एक अनदर साइंटिफिक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। नेबुलर हाइपोथेसिस बताती है सोलर सिस्टम का, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बताती है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सिर्फ प्लैनेट। इट वाज गिवन बाय, ये पूरा नाम याद मत करना, थॉमस और फॉरेस्ट, और ये इनकी माँ बाप ने ऐसा नाम रखा है कि कभी याद ही नहीं होंगे, इनका सिर्फ सरनेम याद करो, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ये याद कर लो, बात खत्म। बस 3 थ्योरी पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी, प्लैनेटेसिमल पढ़ी। बिग बैंग थ्योरी एडविन हबल या जॉर्ज लेमाइटर, नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत और लैप्लेस, प्लैनेटेसिमल थ्योरी चैम्बरलिन एंड मोल्टन। खेल खत्म, लेट्स मूव टू दी अनदर टॉपिक जिसका नाम है गैलेक्सी। ये आपको गैलेक्सी दिख रही होगी, ऐसे आपने कई बार लोगों के मोबाइल में वॉलपेपर्स देखे होंगे। ठीक है, कई बार आपने थीम्स देखी होंगी, मैंने तो देखे हैं यार। ठीक है, वॉलपेपर भी देखे हैं, थीम्स भी देखे हैं, काफी बढ़िया रहता है, डार्क कलर के रहते हैं और आंखों के ऊपर काफी ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ घूमता हुआ दिख रहा होगा, ये पता अपनी गैलेक्सी है, और कई लोगों को पता होगा अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे, कितना प्यारा नाम है। ठीक है, उतना ही प्यारा ये कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो गैलेक्सी क्या है यार, आपको यहाँ पर क्या गैस दिख रही है, आपको यहाँ पर डस्ट दिख रही है, आपको यहाँ पर स्टार्स दिख रहे हैं, कितनी सारी चीजें दिख रही हैं। अरे इन्हीं से मिलकर तो गैलेक्सी बनी है। गैलेक्सी इज नथिंग बट द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार, गैसेस, डस्ट एंड देयर सोलर सिस्टम। गैलेक्सी पता क्यों है, स्टेबल क्यों है एक जगह, क्योंकि ग्रेविटी है। गैलेक्सी इज हेल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी ने उसको पकड़ रखा है। और हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। कुछ प्रकार की, जैसे एक देखो एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, एक स्पाइरल गैलेक्सी होती है और एक इरेगुलर गैलेक्सी होती है, लिख लो। ठीक है, एक होती है स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, एक होती है एलिप्टिकल गैलेक्सी, ठीक है, और एक होती है इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, ये तीनों होती हैं। हमारी जो है स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसके सेंटर में ब्लैक होल है, जिसको सेगिटेरियस कहा जाता है। इट हैज ब्लैक होल एट दी, अब आप कहीं बोलोगे सर क्या ब्लैक होल को भी सेगिटेरियस कहा जाता है? नहीं, वो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना कि मिल्की वे हैज इट्स होल दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल एट दी सेंटर, वो ओवरऑल को सेगिटेरियस बोल रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, आप आंसर कर दोगे। ब्लैक होल जो है ना, ब्लैक होल में ग्रेविटी भाई बहुत इनफाइनाइट है और डेंसिटी भी बहुत इनफाइनाइट है। कोई भी चीज छोटी है यार, तो आप सभी को पता है यार, डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी और ग्रेविटी तो ऑलरेडी है ज्यादा उसके सरफेस पर, मगर रेडियस कम है। क्यों? क्योंकि यार छोटा सर्कल है ना, तो रेडियस तो कम रहेगी। अर्थ से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी की बात करेंगे तो दैट इज एंड्रोमेडा, एक स्पाइरल गैलेक्सी है, ये भी स्पाइरल गैलेक्सी है।
तो इतना पढ़ लिया आपने गैलेक्सी के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ। यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडी एग्जाम, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट को एनडी के बारे में पता हो। बस इतना याद कर लेना कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, खड़कवासला में है, और ये इनॉग्रेट कब करी गई थी फॉर्मली? 16 जनवरी 1955, ठीक है, 16 जैन 1955, जिसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म। बस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सुनो। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसा हुआ? यार इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप सीधे यहां पर आओ, ठीक है। गैलेक्सी पता कैसे बनी? गैलेक्सी बनी, ये ऊपर की 2 लाइन 3 लाइन छोड़ो, आप बस नीचे देखो। गैलेक्सी ऐसे बनी बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। बस वो सेम चीज यहीं पर है। गैलेक्सी पता कैसे बनी? गैलेक्सी बनी नेबुला से। पहले बना नेबुला, और नेबुला क्या है? नेबुला ने आगे चल के क्या बना लिए? क्लम्प्स ऑफ गैसेस। ये जो क्लम्प्स है, टुकड़े, कुछ इस प्रकार की चीजें बना ली। अब ये जो क्लम्प्स हैं, ये आगे चल के क्या बनाए? इन्होंने स्टार का फॉर्मेशन कर दिया। पहले बना नेबुला, है ना। नेबुला ये जो बना एक बड़ा सा लार्ज क्लाउड है, वही सेम हाइड्रोजन और हीलियम का। आगे चल के क्लम्प्स ऑफ गैसेस बनाई, और क्लम्प्स ऑफ गैसेस आगे चल के इन्होंने स्टार बना लिया। मगर भैया अभी तो आप बोल रहे थे गैलेक्सी का फॉर्मेशन, मगर इन्होंने तो स्टार बना दिया यार। स्टार ही तो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। यदि स्टार बन गया मतलब गैलेक्सी बन गई। नाउ लुक एट द ब्लैक होल। क्या क्वेश्चन है? ब्लैक होल क्या है? ह्यूज ब्लैक स्टार विच हैज जीरो एक्सेलरेशन? नहीं भाई। विच हैज मॉडरेट एक्सेलरेशन? नहीं। स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, मतलब खुद में ही टूटा हुआ है। एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। यार देखो एक बात मैं आपको बताऊं ना, ज्योग्राफी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो शुरू की जो इनिशियल फेज है ना, मैं सही बता रहा हूं आपको, इसका जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो इनिशियल फेज है, ये काफी चैलेंजिंग है, ठीक है, ये काफी चैलेंजिंग है। और मैं सही बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो चैलेंजेस है ना, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार करेंगे। मेरे को पता है, यू नो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर गोइंग टू गिव अप। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर आकर गिव अप कर देंगे। मगर आप यदि यहीं पर बने रहे, क्योंकि यार अभी तेरे पास 2.5 महीना है, तू मान के चल, तेरे पास 2.5 महीना है। तू पहली बार में कोई चीज पढ़ रहा है, तेरे को 60% समझ में आई, दूसरी बार में 70 आई, तीसरी बार में 80 आई। एक समय ऐसा आएगा कि जो तेरे को 80% समझ में आई, उसी से सवाल आ गया, फिर क्या करेगा? रिविजन भी तो करेगा ना। तो ये चीज मत करना। यदि आपको पता है सारे लोग यदि पढ़ने लग जाते हैं ना, तो फिर हर गली से लोग एग्जाम क्लियर करते हैं। फिर 7,000 लोग एग्जाम क्लियर नहीं करते, और भी ज्यादा करते हैं। तो स्टार करते हैं अपन। ये जो स्टार्स हैं, ये तो मतलब इनका क्या ही बोलना, मगर सोलर सिस्टम के स्टार्स की बात करते हैं। ये जो स्टार्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये कैसे मिलकर बने हुए? गैसेस से मिलकर बने हुए। आपको पता है स्टार रात में चमकते हैं, ठीक है, और रात में तो सन की भी रोशनी नहीं होती, तब भी दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? दे डू हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। भाई इनके पास खुद की हीट एंड लाइट है, इनको सन के लाइट की जरूरत नहीं है, खुद के पास हीट एंड लाइट है। कई बार ये इकट्ठे हो जाता है, जैसे आपके 4-5 दोस्त इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ग्रुप या गैंग, गैंग ही बना, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। चलो, यू नो, फ्यू फ्रेंड्स, दे आर, यू नो, मीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दे आर मेकिंग ग्रुप, ठीक है। तो इस ग्रुप को इसी तरीके से बहुत सारे स्टार्स एक फिक्स्ड पैटर्न में इकट्ठे होते हैं, जिसको कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। एक मेजर इंपॉर्टेंट मतलब है, उसको याद रखना, अर्सा मेजर, ठीक है, जिसको बिग बियर भी कहा जाता है, और 7 स्टार से मिलकर बनता है, दैट इज सप्तऋषि। एक बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूं, सप्तऋषि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये जो आखिरी के 2 हैं, हो सकता है यहां मेरी फोटो आ रही होगी, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहां पर बनाता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आखिरी के 2 स्टार है ना, यहां से जब आप ऐसी सीधी लाइन खींचोगे, तो ये जो आखिरी स्टार है, दिस इज कॉल्ड पोल स्टार। इसको आप बोलोगे पोल स्टार। और ये पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है क्या? नॉर्थ डायरेक्शन। दिस शोज नॉर्थ डायरेक्शन। जस्ट इसके नीचे साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। ये पहले के जमाने में रात के टाइम पर क्या होता था, डायरेक्शन देखने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। कौन? पोल स्टार। एंड पोल स्टार इज द 7th स्टार ऑफ सप्तऋषि। और सप्तऋषि क्या करता है? अर्सा मेजर का पार्ट बनाता है, और अर्सा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है। बढ़िया क्लैरिटी मिल गई ना। अब एक बात बताऊं आपको, जो सन है ना, सूरज, ठीक है, जो बढ़िया सा चमकता है, शाइन करता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, दिक्कत कर रहा है लोगों को। वो पता सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नियर, सही में सन पता है स्टार है। सन इज वन ऑफ दी स्टार्स एंड वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार। अब सभी को ऐसा लगता है कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड।
सन है ना, सन भी घूम रहा है गैलेक्सी के अराउंड भैया, सन गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है, और इसको कहा जाता है गैलेक्टिक रिवोल्यूशन। सन मिलकर कैसे बना है, हॉट गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। और ये जो हमको एनर्जी देता है ना, जिसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, ये कैसे मिलती है अभी मैंने बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, 14 साल की प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, धीरे धीरे करके ऐसे क्या होता है, इसका पेस धीरे होने लगता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है, फिर धीरे होने लगता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, वही चीज लिखी हुई है, प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम वायलेंटली कोलाइड विद द सन कोर, मतलब सन का जो कोर है, अंदर वाला पार्ट है, उसमें जो हाइड्रोजन के एटम है वो कोलाइड करते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो क्या बनाते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं। कुछ थोड़े से फैक्ट हैं, अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। सेंटर में डेंसिटी कितनी है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार में याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। एज कितनी है, 5 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। टेम्परेचर कितना है सन के सरफेस पर, 5800 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस। बस ये फैक्ट एक बार में याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आगे का सेशन और भी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। यार अब क्या बोलूं मैं आपको, हमेशा बोलता हूं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। इट्स नॉट माई लाइन, इट्स एपीजे अब्दुल कलाम, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, ठीक है भाई, आपको जलना पड़ेगा, ठीक है। स्वेट इज बेटर देन ब्लड इन द वॉर, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, बस ऐसा ही है। अभी मेहनत कर लो, 14 सितंबर को एकदम मजे के साथ एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना, एंड यू वुड बी कॉलिंग योर पेरेंट्स, आई हैव डन इट, ठीक है, आई एम डैम श्योर आई विल बी मेकिंग दिस टाइम, and due to 2025 is mine. Now I'll be coming to home, I'll be preparing for my SSB. समझ में आ रहा है? तो यार वही सब चीज़ें हैं, मेहनत करो, ठीक है। तो आगे बढ़े, पहला टॉपिक तो खत्म हो गया यूनिवर्स। दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करें, दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक वही था जिसका नाम है सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर देखो, सोलर सिस्टम कभी भी दिखता है, बचपन से देखा होगा आपने, इसका प्रोजेक्ट भी बनाया होगा, ठीक है, पैसे जोड़कर, मैंने भी जोड़े थे, ठीक है। बैच वाले स्टूडेंट क्लास देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, भैया ने समोसे खाए थे पैसे बचाकर है ना। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर 4 इधर वाले प्लैनेट हैं, ये प्लूटो हटाओ, ठीक है। ये प्लूटो पता है ये कैसा है, प्लूटो एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया ट्रैक से, ठीक है। ये लोग रोटेट कर रहे हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो अंदर के प्लैनेट हैं 4, इनको बोलते हैं मेरी जान इनर प्लैनेट, जो बाहर के इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, अरे तो यहाँ पर भी तो वही है, ये छोटे वाले इनर हैं और ये बाहर वाले आउटर हैं, ठीक है। ये अंदर वाले कितने भाई खतरनाक रॉकियर दिख रहे हैं आपको, पत्थर जैसे, और बाहर वाले ऐसे लग रहे हैं कि गैसियस हैं, गैस से मिलकर बने हुए हैं। अरे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में पत्थर वगैरह भी हैं, इनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। सर आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा ये जो फॉन्ट्स इतने बढ़िया है, इनमें बता देते तो बढ़िया होता है यार। बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। सोलर सिस्टम जो हमारा ओवरऑल बना हुआ है ना, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं एग्जैक्टली। प्लूटो नहीं है यार, ठीक है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है, उसको हटा दिया, ठीक है। क्यों हटा दिया मैं आपको बता रहा हूँ। वो दूसरे प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उनके पाथ में आ रहा था, और दूसरा ना वो काफ़ी छोटा भी था, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जो सोलर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है उसको। अब यहाँ पर और जो बेल्ट है उससे बाहर चला गया था। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 8 प्लैनेट्स, और यहाँ पर अराउंड 63 मून्स हैं और बहुत सारी अदर कैलेस्टियल बॉडीज हैं। 63 मून्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस 8 प्लैनेट याद करने की जरूरत है। 8 प्लैनेट कैसे हैं, 4 + 4 गिव्स 8। जो इनर प्लैनेट है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज आर इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर आउटर प्लैनेट, ठीक है। जो अंदर के मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, इन दोनों के, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बीच में जो एक बेल्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इनर प्लैनेट जो है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, सन से काफी करीब है, छोटे होते हैं मगर रॉकियर है। ये आउटर प्लैनेट है, जूवियन प्लैनेट, इनको कहा जाता है, सन से काफी दूर है, लार्ज साइज के हैं मगर रॉकियर नहीं है, गैशियस है, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इनकी हाई डेंसिटी होती है अंदर वालों की, बाहर वालों की लो डेंसिटी होती है। अंदर वालों के जो मून्स है वो काफी कम है, बाहर वालों के काफी ज्यादा मून्स है, ठीक है। इनकी रिंग्स काफी कम है, यहाँ पर रिंग्स काफी ज्यादा हैं। ये कुछ और भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी, यदि क्वेश्चन बाहर से आता है तो। इसके नोट्स आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो अपनी कॉपी में, एंड नोट्स आर वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है। मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स आर मैंडेटरी। अब भैया यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, साइज के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर। इनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 टिप्स बताऊंगा,
तीन ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया सी तीन ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बात तो आपको नाम याद करना है। कई लोगों को ऐसे ही याद होगा, कई लोग को जो मैं बता रहा हूं वैसे याद कर लो। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। माई से होता मरकरी, ठीक है, इससे होता है वीनस, वी से। एलिगेंट से होगा अर्थ, इससे होगा मार्स, जे से होगा जुपिटर, एस से होगा सैटर्न, यू से होगा यूरेनस और एन से होगा नेपच्यून, ठीक है। बढ़िया, बिल्कुल सर बढ़िया है, ठीक है। चलो पहली चीज क्या है, ठीक है, लेट करो कि यहां पर है सन, ठीक है, यहां पर है सन, सन की रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। सन से सबसे करीब जो आपका प्लैनेट है वो कौन सा है, एम, मतलब मरकरी। माय वेरी, ये एकदम यही सीक्वेंस याद करना, यही सीक्वेंस है। पहले है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, आखिरी वाला नेपच्यून है। तो यही सीक्वेंस याद कर लो। माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स, आपका हो गया काम खत्म, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन आपको पता चल जाएगा। सबसे दूर कौन है, नूडल्स, मतलब नेपच्यून। सबसे पास कौन है, माय, मतलब मरकरी, ना कि मार्स, मरकरी है ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। अब आगे देखो प्लैनेट का साइज का ऑर्डर, मतलब कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है। यार मैं तो लाइन से याद करवाऊंगा, आप कुछ मत करो। यही सीक्वेंस को आप कैसे लिखो, ऐसे, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। आप कुछ मत करो, इस एम को काट कर एम के पास ले जाओ और ये आपका जो सीक्वेंस है ना वो ये बन गया। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, ठीक है, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून। अब यहां से डायरेक्ट ऊपर मत चले जाना, इसके बाद यहां आना, ये पर क्या हो जाएगा, अर्थ, उससे छोटा वीनस, उससे छोटा मार्स और सबसे छोटा मरकरी। समझ में आया किस तरीके से, एरो से समझ गए होगे। दोबारा बता रहा हूं, आपने दो सीक्वेंस बनाए, इस एम को काटा और एम को काट कर कहां ले गए, यहां पर एम के पास लेकर चले गए। मैंने ई क्यों लिख दिया, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एम, एम को काट कर एम के पास लेकर चले गए। तो बस सबसे बड़ा यहां पर क्या आ गया, जुपिटर, और उससे छोटा आपको तो पता ही है। बस सीक्वेंस याद रखना, यहां के बाद सीधे यहां मत चले जाना, यहां के बाद आपको कहां, यहां जाना है, ठीक है। अब सर साइज का तो आपने बता दिया, डेंसिटी का भी बता दो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बता दे रहा हूं यार, बस एक प्री रिक्विजिट याद कर लो, क्या, अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। अर्थ के पास ना हाईएस्ट डेंसिटी होती है, याद रखना मेरी बात, अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अर्थ को काटो यहां पर और अर्थ चली गई ऊपर, अर्थ यहां पर आ गई। तो यार आपने दो का गैप लेकर अर्थ को ऊपर करा है, तो अब जुपिटर तो सबसे बड़ा प्लैनेट था, उसको गुस्सा आएगा, उसने बोला अब मेरे को भी एडजस्ट करो। ज्यादा ही दिक्कत कर रहा था, तुमने बोला अच्छा भला तू ऊपर था, अब रुक तेरे को भी बताते हैं। इसको काटा, दो का गैप लिया, इसको उठाकर नीचे कर दिया, बीच में बोल रहा था ना इसलिए। तो अब ना ये ऐसा नहीं होगा, आप जो दिख रहा है ना ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एरो है ना इसको हटाओ आप सबसे पहले। अब एरो पता कैसा बनेगा, एरो बनेगा ऐसा, ऐसा। अब सबसे ज्यादा डेंस आपको पता है अर्थ, आपने पहले ही ऊपर कर दिया था। उससे कम डेंसिटी किसकी है, मरकरी, उससे कम वीनस, उससे कम मार्स। अब उससे कम ऊपर मत चले जाना, उससे कम नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस, नहीं जुपिटर को नीचे लेकर आ गए थे, जुपिटर, उससे कम यूरेनस, एंड द लीस्ट डेंस प्लैनेट दैट इज कॉल्ड सैटर्न। मजा आ गया ना, ठीक है, तीन ट्रिक बता दिया है। अब जो प्रैक्टिस वाला सेशन लूंगा ना मैं, जो प्रैक्टिस सेशन लूंगा उसमें एक और बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, तीन के अलावा एक और, तो प्लैनेट का झंझट ही खत्म। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, आप कर, मैं आपको बताऊं ट्रायल, ये देखो, चलो करते हैं अपन ट्रायल, तीनों करवा देता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। आप क्या करो, एम को एम के पास पहुंचाओ, ठीक है, और ये साइज है, रुको ऐसे नहीं, अच्छे से ड्रॉ कर दो, ये ऑर्डर है। सबसे बड़ा क्या जुपिटर है, नहीं है भाई। सैटर्न है क्या, नहीं है। यूरेनस है क्या, नहीं है। नेपच्यून है क्या, नहीं है। क्या अर्थ है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अर्थ के नीचे फिर ये आप देखो ना, मार्स, मरकरी, वीनस, ये तो सब नीचे आ रहे हैं। ये कर दिया भाई, दिस इज द पावर ऑफ द ट्रिक, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, यार अब भी रुको, इसको भी बताते हैं। माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स, ठीक है। आपने क्या करा, हाईएस्ट डेंसिटी प्री रिक्विजिट याद है, अर्थ को काटा, आपने ऊपर पहुंचा दिया अर्थ को, ठीक है। फिर आपने यहां से जुपिटर को काटा, दिक्कत कर रहा था, जुपिटर को दो का गैप लेकर यहां पहुंचा दिया। अब आप सभी को पता है अब एरो कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, सबसे ज्यादा अर्थ, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ। अरे तो पहला ऑप्शन अर्थ ही है यार, ये तो याद ही था अपने को, अर्थ, सीधा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब ये वाला देखो,
अब इसमें बताना है अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर, तो एरो तो खैर बने हुए हैं पहले। क्या अर्थ के होते हुए कभी जुपिटर ज्यादा हो सकता है कि नहीं भाई? अब तो याद करा है ना कि अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब देखो सैटर्न यदि है तो सैटर्न लास्ट में आएगा। कहां पर सैटर्न लास्ट में नहीं आ रहा है? यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि सैटर्न तो लीस्ट डेंस है, अभी अपन ने देखा था, डी भी नहीं है। अब बस बात आ रही है जुपिटर और वीनस, सेम ऐसा बनाओ और आप देखो वीनस ज्यादा है और जुपिटर कम है। ठीक है, तो वीनस कहां पर? वीनस आना चाहिए पहले, तो वीनस पहले आ रहा है और इधर जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात खत्म। ठीक है, दिस इज द आइडियल एंड रियलिस्टिक वे। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि इसका जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है, वो चैलेंजिंग है, मगर यार मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं ये कंटेंट को इजी बनाने के लिए आप सभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। ठीक है, अर्थ अवर ब्यूटीफुल मदरलैंड, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आप सभी को पता है अर्थ का ना ऐसे बीच में से फूली हुई है, इट हैज द बल्ज एट द इक्वेटर। क्या है? बल्ज एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास बल्ज है, आप सभी ने देखा होगा एकदम, ये एग्जैक्ट ना सर्कुलर नहीं है। दूसरी चीज आपने देखी होगी, इट इज टिल्टेड। कई लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री, ठीक है बिल्कुल 23.5 डिग्री तो है, मगर साथ में ना एक और चीज है मैं आपको बताऊंगा अभी, 66.5 डिग्री भी टिल्टेड है। कैसे? पहले अपन ये करते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं। जो अर्थ का डिस्टेंस है, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अरे अभी ट्रिक बताई थी, उससे निकाल लोगे ये। साइज की बात करेंगे, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम, ट्रिक बताई थी, उससे निकाल लोगे आप। अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी, ट्रिक बताई थी, उससे आपको याद है ये। भाई सब तो बता दिया है। पता अर्थ को यदि आप कैसे बोलोगे? पृथ्वी बोलते हो ना अर्थ को, पृथ्वी, तो पृथ्वी में आखिरी में वी आ रहा है, वी फॉर वीनस, ये भी ट्रिक है, याद रखना। अर्थ इज आइडेंटिकल टू वीनस। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, पता है, पानी की वजह से। अर्थ का आप एक बात बताओ, जो ये है इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, ठीक है, आप खुद देखो ये ज्यादा है ना, ये इक्वेटोरियल, यह इक्वेटोरियल, और ये जो है ये क्या है? पोलार। तो आप खुद बताओ जो इक्वेटोरियल है ये कई गुना ज्यादा है पोलार के, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा है। तो यहाँ पर वही लिखा है, जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है दैट इज 40,075, पोलार है बस 40,008। अर्थ का शेप क्या है? ओबलेट, स्फेरॉइड या जियोइड। और ये क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास यहाँ पर बल्ज देखने को मिलता है। वेट मैक्सिमम आपको पोल पर देखने को मिलेगा, मिनिमम इक्वेटर पर। ऐसा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात। वेट, वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, जहां पर g ज्यादा वहां पर वेट ज्यादा, ठीक है। तो g क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां पर r ज्यादा वहां पर g कम, जहां पर r कम, अरे जहां पर r, अरे भाई रुक जाए, इसको हटा ही देता हूं। जहां पर r कम वहां पर g ज्यादा। आप एक बात बताओ, रेडियस ज्यादा कहां पर है? सर इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर है, अभी बताया ना, ऐसा करके ये इक्वेटर पर बल्ज है। और रेडियस कम कहां पर है? सर पोल पर है। तो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम, और ग्रेविटी कम तो वेट कम, तो यहाँ पर वेट कम हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, और ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा, बात खत्म। इसलिए यहाँ पर ये बेसिक है यार, चिंता मत करो तुम लोग, सब आसान है, ठीक है। मैं हूं जब तक सब आसान है, चिंता मत करो आप। वेट इज मैक्सिमम, बट एरिया कितना है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रटा होना चाहिए भाई, 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अर्थ हैज ओनली वन मून एंड द डायमीटर, ठीक है, अर्थ का सिर्फ एक मून है, और अर्थ का जो एक मून है ना उसका डायमीटर कितना है? अर्थ का फॉर एग्जांपल x है, अर्थ का डायमीटर x है, तो मून का पता कितना हो जाएगा? x/4, ये मून का हो जाएगा, मतलब 1/4, उसका एक क्वार्टर है। अब कितने डिग्री टिल्टेड है ये भी पता होना चाहिए भाई। आप ऐसे देखोगे, ये जो एक्सिस है यहाँ पर बनी हुई, ठीक है, ये कौन सी है? ये वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। और जो नीचे बन रही है ये कौन सी है? ये ऑर्बिटल एक्सिस है। अब अर्थ हमारी टिल्टेड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा 23.5 डिग्री, यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री दिखेगा। जो इधर वाला है ये कितना? 66.5 डिग्री। तो अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री ऑल्सो एंड 23.5 डिग्री ऑल्सो। बात खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन करें यार, क्वेश्चन तो जरूरी है यार, बिना क्वेश्चन के कैसे आपको प्रूफ होगा कि अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं एनडीए एग्जाम के लिए। अब भी करते हैं। एक भाई ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन बोले और कुछ बोले, ग्रुप डिस्कशन चल रहा था अर्थ के शेप और साइज के ऊपर। 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे और उन्होंने फॉलोइंग पॉइंट्स दिए। अब क्या क्या पॉइंट दिए? गर्मी कितनी है यार, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। बिल्कुल यार, पहले वाले ने बोला कि अर्थ का जो शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे वाले ने क्या बोला? द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। उसने क्या बोला? भाई अर्थ है ऐसी, उसने आप एक बात बताओ, इक्वेटर ज्यादा है
और पोलार कम है, ठीक है, पता है ना। तो इसने क्या बोला, पोलार ज्यादा है, पोलार डायमीटर इज मोर। तो सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तीसरा वाला रीड ही नहीं करा। अब यहाँ पर आते हैं, टू अ परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ एलिप्टिक, अर्थ की जो एक्सिस है ना, अर्थ की जो रोटेशन की एक्सिस है वो 23.5 डिग्री मतलब ऐसे टिल्टेड है ना। आपको पता है ना 23.5 डिग्री टिल्टेड, अभी मैंने बताया। यदि ये टिल्ट नहीं होता ना, तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा जब अपन मोमेंट ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, जब अपन रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, ये जानकारी मिलेगी। यदि ऐसा होता ना तो यहाँ पर कोई भी सीजन नहीं रहता, देयर वुड बी नो सीजन, याद रखना। यदि अर्थ टिल्ट नहीं होती, देयर वुड बी नो सीजन, ठीक है। नाउ जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोमेंट के बारे में बात करते हैं। अर्थ किस प्रकार से घूमती है, तो यार अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, अर्थ सन के अराउंड भी घूमती है। अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन लगभग 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, रिवोल्यूशन लगभग 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। रोटेशन की वजह से डे और नाइट में चेंज आता है, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंज आता है। क्या सर इतना ही पढ़े? अरे नहीं भाई, ये ले, ठीक है। रोटेशन ध्यान से सुनो। रोटेशन ऑफ द प्लैनेट रिफर्स टू द मोमेंट अराउंड इट्स ओन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर के अराउंड अपनी एक्सिस पर घूमना, इसको रोटेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का स्पिन होना बोलता है। 24 घंटा यहाँ पर लगता है, ठीक है। एग्जैक्ट बताऊंगे तो 23 आवर्स 56 मिनट 41 सेकेंड फॉर सिंगल रोटेशन अराउंड द सन। और रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है याद रखना। एक मिनट चार्जर लगा ले भाई। रोटेशन की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है आपको डे एंड नाइट में चेंज, ठीक है, डे एंड नाइट। यहाँ पर आपको विंड का डायरेक्शन और ओशन करंट का डायरेक्शन में जो चेंज आता है, मतलब हवा और ओशन करंट जो होती है, इनमें जो चेंज आता है, इनके डायरेक्शन में चेंज आता है, अपन क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये होता है रोटेशन की वजह से। जो टाइड्स होती हैं वो राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, ये किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है। द अर्थ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना। और यही इसी डायरेक्शन में वो क्या करती है? रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। अब रिवोल्यूशन क्या होता है? देखो जो आप देख रहे हो ना, ये बीच में यहाँ पर आपको सन दिख रहा है और इसके अराउंड ये पूरा वो चल रहा है अर्थ का रिवोल्यूशन। तो ये वही होता है, एक ऐसा मोमेंट अराउंड अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। कितना लगता है? 365 डेज प्लस 6 घंटे, मतलब कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये जो 6 घंटे 6 4 24, 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल में एक बार, ठीक है। तो ये इसी की वजह से आता है, जो एक्स्ट्रा 6 घंटे ऐड हो रहे हैं ना, इसी की वजह से आता है। अब रिवोल्यूशन क्या करेगा? वो कर रहा था क्या? चेंज इन डे एंड नाइट। यहाँ पर क्या करेगा? चेंज ऑफ सीजन ड्यू टू 23.5 डिग्री टिल्ट के साथ जब रिवोल्यूशन होता है, यहाँ पर क्या आता है? सीजन में चेंज आता है। वहां पर क्या हो रहे थे? डे और नाइट हो रहे थे, मगर यहाँ पर जो लेंथ, मतलब डेज और नाइट की मतलब जो लेंथ होती है, मतलब दिन बड़ा रात छोटी, रात बड़ी दिन छोटा, ये इसमें जो वेरिएशन आ रहा है ये रिवोल्यूशन की वजह से आ रहा है। अब उधर विंड का डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, सुनो, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द विंड में जो चेंज आ रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रोटेशन था, मगर यहाँ पर विंड बेल्ट, पूरा का पूरा जो विंड बेल्ट है उसी में शिफ्टिंग होने की वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवोल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व करती है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोनों सेम है। कुछ इस प्रकार से अपनी कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो। बात खत्म, ठीक है। क्लियर होगा यार सभी को? तलब 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 तेरी है मुझे, नसों में तू नशा में जियान से तो बेहतर गाता हूं मैं। तब भी बैच के स्टूडेंट मेरे को गाने नहीं देते हैं। मजाक कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ? भाई अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंटल, अरे भैया इतना कठिन कठिन नाम आ गए। अरे तू रुक जरा, होल्ड माई बियर, ठीक है। मैं बताता हूँ तेरे को कैसे होता है। ये देख, रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। अभी आपने रोटेशन की वजह से क्या क्या पढ़ा भाई? दिन और रात में चेंज आता है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल पढ़ लिया। दिन और रात में चेंजेस आते हैं। विंड और ओशन करंट के डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है, फ्लो ऑफ विंड में चेंज आता है। टाइड्स का राइज एंड फॉल होना, ठीक है। क्वेश्चन करें,
पहला क्या है, डेली और ड्यूरनल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। भाई एक बात मेरे को बताओ, दिन का लाइट में चेंज आना मतलब डे और नाइट में चेंज आना एक तरीके से। डेली और ड्यूरनल का मतलब होता है दिन, बेसिकली डे। ड्यूरनल डे डील्स विद डे, हमेशा याद रखना, दिन रात के बारे में बात करते हैं ना, ड्यूरनल मतलब डे, मतलब दिन में जो डे लाइट में जो चेंज आता है ना, वो काई की वजह से आता है, रोटेशन की वजह से। हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके बोला है, फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंसिस्टेंटली इन साइडवर्ड डायरेक्शन, मतलब हवा और पानी साइडवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट। एयर का मोमेंट विंड, वाटर का मोमेंट ओशन करंट, तो वही तो बोल रहा है, फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड, दोनों साइडवर्ड जा रहे हैं, तो सेकंड वाला भी सही है। लैंग्वेज समझो। मोमेंट ऑफ टाइड्स है ना, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब रोक कर बताओ आप गाना गाने से मेरे को, जस्ट किडिंग। कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, कोरियोलिस इफेक्ट पता काई की वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। जब अपन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मजा आ जाता है पढ़ने में, आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते हो, एकदम कंसेप्चुअल पार्ट होता है, यहाँ तो थोड़ा रटना भी पड़ता है, वो एकदम मजेदार पार्ट है, कंटिन्यू रहोगे आगे तक आपको देखने को मिलेगा। मोमेंट्स ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय, मतलब टाइड्स का जो मोमेंट है वो कौन डिटरमाइन करता है यार, मोमेंट ऑफ टाइड्स आर डिटरमाइंड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सारे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर बोल रहा था समर एंड विंटर सीजन इन आवर एयर आर कॉज्ड बाय, मैंने आपको क्या बताया था, जो जितने भी सीजन्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन, ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की वजह से होता है। एंड रिवोल्यूशन ऑन द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अपनी जो इंक्लाइंड एक्सेस है, ठीक है, उसके ऊपर, मतलब ऐसा ऐसा करके इंक्लाइंड एक्सेस पर जो रिवोल्यूशन होता है ना, 23.5 डिग्री टिल्ट के साथ जो रिवोल्यूशन होता है, उसकी वजह से सीजन में चेंज देखने को मिलता है। मजा आ गया सर, ठीक है जेंटलमैन, हम लोग लगभग सेशन के एंड में हैं, ठीक है, अपना मोटिवेशन डाउन मत करना, ठीक है, अपना जोश एकदम हाई रखना, बढ़िया से सेशन एंड करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉलो मी, ठीक है। कुछ अदर प्लैनेट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला है मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट, ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, शुरू में आता है, और विच इज नियरेस्ट टू द सन, ठीक है, मैंने बताया था सन माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्स एज नूडल्स, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको सन देखने को मिल रहा था, तो सबसे पास मरकरी है ना, इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट एयर है यहाँ पर, एंड हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब दिन के टाइम पर, दिन के टाइम पर, ड्यूरनल मतलब डे, बोला था ना अभी, दिन के टाइम पर जो टेम्परेचर है आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करें वीनस, मैंने बताया था ना अर्थ का ट्विन, तो वही है अर्थ का ट्विन। इसमें एक अलग खास बात पता क्या है, इसका रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ का था वेस्ट टू ईस्ट, यह है ईस्ट टू वेस्ट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर इसका डायरेक्शन तो अर्थ से ऑपोजिट है, देन व्हाई वर यू कॉलिंग इट अर्थ का ट्विन? इसको अर्थ का ट्विन इसलिए बुलाया जा रहा है ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स साइज, इसका जो साइज है वो लगभग अर्थ जितना है। इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और ये सबसे ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी आफ्टर सन मून, मतलब देखो सन और मून, चंद्रमा और सूरज के बाद जो सबसे चमकदार बॉडी है वो वीनस है, ड्यू टू 70% एल्बिडो। अब एल्बिडो क्या होता है, तो एल्बिडो क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, एक सरफेस इतना अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ये हो रही है लाइट रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। और तो जो अमाउंट ऑफ लाइट, याद रखना, जो अमाउंट ऑफ लाइट, द प्रपोर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट और द प्रपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, एक सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट करी जा रही है, उसको कहा जाता है एल्बिडो। यहाँ पर है एल्बिडो रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। तो ये वीनस बहुत करता है, पता है, एंड दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, और अर्थ से सबसे करीब है, याद रखना। हमेशा मैं बोलता हूँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन माय एसएसबी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था कि अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस, इट इज वीनस, और इसमें कोई रिंग्स नहीं है। मार्स के बारे में बात करेंगे तो मार्स एक रेड प्लैनेट है, रेड प्लैनेट, जो लाल प्लैनेट है वो मार्स है, जो आपने पिक्चर देखी हो मंगलयान, ठीक है। इट हैज 2 टाइनी मून्स, इसके 2 मून है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। मून आर नथिंग बट दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल सैटेलाइट, और फोबोस और डीमोस दोनों में पानी के साइन है, पानी की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है, इसमें कोई भी रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पर जो मिशंस भेजे गए हैं, एक के बारे में तो आपको पता है, मंगलयान, और एक वो बुक घिसी-पिटी पाथफाइंडर, जिसको लेने के बाद बच्चे आधे से ज्यादा तैयारी तो वहीं पर छोड़ देते हैं उसकी थिकनेस देखकर। फिर आता है एक विकिंग्स, सो विकिंग्स, पाथफाइंडर और मंगलयान, दीज आर द मिशंस सेंट ऑन मार्स, ठीक है, जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब जुपिटर,
जुपिटर पता सबसे बड़ा प्लैनेट है, अपन ने देखा था मरकरी वीनस, जुपिटर लास्ट में आ रहा था ना, डैडी ऑफ ऑल प्लैनेट, 11 गुना अर्थ से बड़ा, मतलब अर्थ मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू जुपिटर, और इसको लॉर्ड ऑफ द हेवन कहा जाता है, और इसके ऊपर रेड स्पॉट साइक्लोन डिटेक्ट है। आप कंफ्यूज पता कहाँ होगे, जैसे ही आएगा रेड स्पॉट साइक्लोन कहाँ पर है, आप रेड से याद कर लोगे मार्स, जो रेड प्लैनेट है ना, रेड प्लैनेट इज मार्स, मगर जो रेड स्पॉट साइक्लोन है वो आपको कहाँ पर दिखेगा, जुपिटर के ऊपर। जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की, द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, जिसका नाम है गैनीमेड, दिस इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ये जुपिटर की सैटेलाइट है। जो सैटर्न है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, अभी बताया था लीस्ट डेंस प्लैनेट, इसकी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन, दैट हैज द एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, और इसमें 3 रिंग्स होती हैं, ठीक है, 3 रिंग्स इसमें है। यूरेनस, अब यूरेनस और नेपच्यून आखिरी के 2 हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, यूरेनस और नेपच्यून मैं आपको समझाता हूँ। भाई यूरेनस को जो डिस्कवर पता किसने करा था, विलियम हर्शल ने, ठीक है, एक मिनट रुकना, यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल, है ना, और इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई, इसको ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई कहा जाता है, और विलियम हर्शल ने इसको डिस्कवर करा था। ये पेल ब्लू है कलर में, मीथेन की वजह से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना, 98 डिग्री टिल्टेड है ये 98 डिग्री, मतलब इट लाइज ऑलमोस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ से साउथ रोटेट कर रहा है, ऐसा लगता है। एंड दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, -224 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सिर्फ वॉयेजर 2 विजिट किया गया है। अब यहाँ पर आप सिमिलैरिटी देखना, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले, ठीक है, गैली ने इसको डिस्कवर करा है, और इसको रोमन गॉड ऑफ द सी के बाद इसको नाम दिया गया था, इसको देखकर इसका नाम दिया गया नेपच्यून। इट इज डीप ब्लू इन कलर। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, जो सबसे खतरनाक विंड्स चलती है ना सोलर सिस्टम में कहीं भी, वो नेपच्यून में चलती हैं, ठीक है। एक विंडी प्लैनेट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द विंडी प्लैनेट, इसको कहा जाता है नेपच्यून को। 2100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलती है। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है नेपच्यून का, वो ट्राइटॉन है, ठीक है, ट्राइटॉन, और यहाँ पर भी सिर्फ वॉयेजर 2 गया है और कुछ नहीं गया है, ठीक है भाई। तो ऐसा है, सब मंजूर है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग, बस रुकना नहीं है आपको, अभी मैंने बता दिया। जितने व्यूज सेशन 1 में मिल रहे हैं ना, ठीक है, उतनी सेशन नंबर 2 में भी चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट इन सेशन 2 एज वेल। अब यहाँ पर देखो, एल्बिडो का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। अभी रुको, ये पढ़ना जरा, प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, एकदम सही बात लिखी है। और कौन सी रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे जो सन है ना, सन जो रेडिएशन रिलीज करता है, दीज आर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती हैं ये। एंड द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिटर्न टू एयर बाय सरफेस, ये नहीं होगा, बस ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चल यार, आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड, आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, आज की रात सबसे बड़ी रात होती है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टोरी सुनना भाई। हमारे यहाँ पर क्या होता है एमपी में, जैसे कि नॉर्मली होता है कि 20 जून तक यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, समर वेकेशन, ठीक है, ठीक है, समर वेकेशन। और क्या होता है कि 20 जून तक समर वेकेशन दिए जाता है, मगर फिर क्या होता है, 20 जून को नोटिस आता है कि 21 जून को भी समर वेकेशन होगा, ड्यू टू एक्सटेंसिव तापमान, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वेकेशन आगे बढ़ेंगे। कब, 21 को। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारे में क्या होता है, 22 दिसंबर को ना हमारे क्या लग जाते हैं, विंटर वेकेशन लग जाते हैं। आपके भी वहाँ भी लग जाते होंगे विंटर वेकेशन, बच्चों के विंटर वेकेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 21 है ना, दिस इज द डेट ऑफ समर सॉल्स्टिस, ट्रिक थी ये, ठीक है। 22 दिसंबर, दिस इज द डेट ऑफ विंटर सॉल्स्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब अपन इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है ना। सॉल्स्टिस होता क्या है, आपने तो ये बताया ही नहीं, याद करवा दिया, मैं बताता हूँ सर। या तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, या तो दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। यदि दिन बड़ा है, रात छोटी है, इसको पता आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे समर सॉल्स्टिस, इसको बोलोगे समर सॉल्स्टिस। यदि दिन छोटा, रात बड़ी है, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस, दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। यदि दोनों बराबर हैं तो इसको क्या बोलोगे, एक होता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, दोनों इक्वल है। करें, बिल्कुल। देखो भाई, क्या होता है कि पहला होता है समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में जो सन होता है ना,
इट इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर पे एकदम वर्टिकली ओवरहेड होता है। विंटर सोल्स्टिस में जो सन होता है ना, इट इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैप्रिकॉर्न कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ऊपर कैंसर है। मैंने बोला देखो अपन कैप सिर के ऊपर पहनते हैं, ये नीचे पहनती है अर्थ। ये कहाँ, ये हो जाएगा कैप, मतलब कैप्रिकॉर्न, और ये है इक्वेटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। यहाँ पर समर सोल्स्टिस पता क्या है, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। सन में गर्मी जब पड़ती है ना, गर्मी क्यों पड़ रही है समर में, गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि सन की रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सन की रेडिएशन इतनी ज़्यादा आई कि एक दिन ऐसा आया, दैट इज 21 जून, 21 जून कि सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को ना सबसे बड़ा दिन हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी, लॉन्गेस्ट डे हो गया, और फिर रात छोटी हो जाएगी, तो क्या हो गई, शॉर्टेस्ट नाइट। बस इतना। अब इसका मैं बताता हूँ क्या हुआ भाई, कि एक दिन आया जिसको बोलते हैं 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। अब ऐसा हुआ कि इतनी कम धूप आई कि वहाँ पर शॉर्टेस्ट डे हो गया और लॉन्गेस्ट नाइट हो गई। ये जो केस है ना, ये होता है कहाँ का, नदर्न हेमिस्फीयर का। दिस इज द केस ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और आपको सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर पढ़ना है, सदर्न हेमिस्फीयर नहीं पढ़ना है। इक्विनॉक्स क्या होता है, यहाँ पर ऐसा है कि जो सन है, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर पर हो, क्लियर है। इक्वेटर पर एक देखने को मिलता है 21 मार्च को, और दूसरा देखने को मिलता है 23 सितंबर को। 21 मार्च वाले को क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स, 23 वाले को बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। अब सुनो, ये एक ही दिन होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, एकदम ऐसे ही करके लिखना है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इतना तो आपने पढ़ लिया था, ये नदर्न हेमिस्फीयर की कहानी। सेम 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ। यदि ये अर्थ है ना, 21 तारीख को सन की रेज यहां पड़ रही है पूरी, है ना, 21 जून को। तो आप एक बात बताओ, यहां पर तो रेडिएशन आई नहीं रही है, यहां पर नो रेडिएशन है, रेडिएशन आई नहीं। अब रेडिएशन आ नहीं रही है तो ऊपर सबसे बड़ा दिन है, नीचे सबसे बड़ी रात हो जाएगी। बस उल्टा करना है और कुछ नहीं, उल्टा, ठीक है। आप क्या लिखा, डोंट रिमेंबर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट फोकस ऑन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां भी जस्ट उल्टा है। यदि नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे है, मतलब सन इज वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो नदर्न, ये तो उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा। बस उल्टा होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। शॉर्टेस्ट डे, दिन छोटा है, मतलब नाइट बड़ी है, ठीक है। कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब विंटर की बात कर रहा है, रात तो तभी बड़ी होती है। और विंटर में कब, 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कुछ ट्रिक है, आप याद रखना, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से। जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है ना, वो नेपच्यून नहीं है, याद रखना, यूरेनस है, ठीक है। ज्यादा गहराई में डीपली पढ़ेंगे ना तो पता चलता है यूरेनस है, नेपच्यून नहीं है दोनों ठंडे, मगर ज्यादा कौन है, यूरेनस है, ठीक है। अब आगे देखो, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट अभी अपन ने पढ़ा था, ड्यू टू 90% CO2, दैट इज वीनस। अब आप एक बात बताओ, जो याद रखना, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है ना, उसका स्लोएस्ट रोटेशन होगा। हॉटेस्ट प्लैनेट विल ऑलवेज हैव स्लोएस्ट रोटेशन, तो जो स्लोएस्ट रोटेशन है वो वीनस का है, और जो स्लोएस्ट रिवोल्यूशन है वो सेकंड कोल्डेस्ट प्लैनेट का होगा, दैट इज नेपच्यून, ठीक है। देखो, जो जिसकी हाइट छोटी रहती है ना, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डीन एम्ब्रोज है और यहाँ पर ये बिग शो है। मैंने तुमसे बोला रनिंग तेज कौन करेगा, रिवोल्यूशन, तो भाई आप सभी को पता, फास्टेस्ट, ये तो मान के चलो ये मरकरी है, और ये क्या है भाई, जुपिटर, इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट, और एक सबसे छोटा। अभी मरकरी छोटा है तो ये जल्दी से घूम जाएगा ना, तो इट विल हैव फास्टेस्ट क्या, रिवोल्यूशन, मतलब चक्कर मार लेगा, है ना। और जुपिटर जो है वो वहीं के वहीं फास्टेस्ट घूम सकता है, वहीं गोल गोल घूमना है तो ये कौन, बिग शो अच्छे से घूम जाएगा। मगर ग्राउंड का चक्कर लगाना है तो ये जो है, इट इज़ नोन फॉर फास्टेस्ट रिवोल्यूशन। क्या बढ़िया ट्रिक बताई। एंड दिस इज नोन फॉर फास्टेस्ट रोटेशन। बात खत्म। कोई दे दे ऐसा कंटेंट फिर मैं आपको बोलता हूँ,
ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट कैलेस्टियल बॉडीज, लास्ट स्लाइड, डोंट वरी, है ना, जो लिखा है ना एकदम ध्यान से पढ़ लो आप, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, बस इतना अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना। भाई पहली चीज है कॉमेट। कॉमेट सन की फैमिली में आते हैं। कॉमेट कम्स इन सन की फैमिली। ये डस्ट, आइस, CO2, NH3, मीथेन, इन सभी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये जो सन है ना, इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये ट्रैवल करते हैं। एक इनका हेड होता है और एक इनकी टेल होती है। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, हेड एंड टेल, ठीक है। टेल तभी इमर्ज होगी जब ये सन के करीब आएगा। ओरिजिनेट, टेल तभी ओरिजिनेट होती एज इट कम्स क्लोजर टू द सन, ठीक है। माइट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऊर्थ क्लाउड, ऐसा कहा जाता है। दो प्रकार के कॉमेट होते हैं, एक लीवियस कॉमेट और एक हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा कॉमेट जो कि 76 ईयर में एक बार विजिबल होता है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड की। एस्टेरॉइड बेल्ट जो याद है, मतलब जब इनर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था ना, वो एस्टेरॉइड बेल्ट कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। जब इनर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उससे बचा हुआ जितना भी कचरा, डेब्रीज, सेडिमेंट्स, उनसे मिलकर बने एस्टेरॉइड। तो रॉक्स और फ्रोजन गैस और डेब्रीज से मिलकर एस्टेरॉइड्स बनते हैं, जिनको प्लैनेटॉइड्स और स्मॉल प्लैनेट भी कहा जाता है। अब मीटियोर पता क्या होता है? जो गिरता हुआ तारा, ध्रुव का तारा, विश मानते हो ना, मतलब एक ऐसा मीटियोरॉइड जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया है। ऐसी पूरी ट्रेल बनाकर चलता है, फियरी ट्रेल, जिसको शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। ऐसे करके कॉपी में लिख लेना, खत्म। बस इतना ही पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब पेरिहीलियन और अफीलियन आखिरी का दो है। देखो पेरिहीलियन का मतलब पता क्या होता है? पेरिहीलियन इज अ पॉइंट इन द प्लैनेट ऑर्बिट वेयर इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, मतलब जहां पर पृथ्वी सन से सबसे पास है। पी से पास, पी से पेरिहीलियन, और सबसे दूर है उसको बोलेंगे एफिलियन। बात खत्म। पेरिहीलियन होता है 3 जनवरी को, एफिलियन होता है 4 जुलाई को। जब मून अर्थ से सबसे पास है इसको बोलोगे पेरिजी, और जब सबसे दूर है इसको बोलोगे अपोजी। बात खत्म। खत्म भाई। कैसा लगा जनाब सेशन? कौन कौन आखिरी तक रुका जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फाइनली कंप्लीटेड। क्लास लगाओ रोज, नहीं तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कंसेप्ट नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं करोगे। क्वेश्चन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये लाइन आपके लिए, रीड कर लेना। मजा आ गया भाई आपको पढ़ाकर। इट वॉज द फर्स्ट अमेजिंग सेशन दैट आई हैव टेकन, ठीक है। एकदम इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, अस्टाउंडिंग सेशन था आप सभी के लिए। ऐसे ही एडजेक्टिव यूज नहीं करता हूँ यार। आई हैव ब्लडी डैम सेल्फ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड द सेम आई वांट टू सी इन माई स्टूडेंट इफ दे वुड फेथ ऑन मी, ठीक है। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस सेशन इज गोइंग टू कम वेरी सून, वेरी सून, वेरी वेरी सून, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। भाई मैं एक बात बताऊँ, जितनों का भी ये पेड बैच है ना, हमारा मार्शल बैच छोड़कर, सभी को रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि उससे कई गुना बेहतर कंटेंट ना हम फ्री में देने वाले हैं, यहाँ पर दे रहे हैं और आपको दिख रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।